हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। यातायात मंत्री श्री गोविंद गरेवाल के घर प्रथम संतान के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सुमन गरेवाल रखा गया। लेकिन लड़की के पैदा हो जाने से मंत्री जी बड़े ही विचलित हो गए थे, क्योंकि उन्हें लड़की जात से ही नफरत थी और उनके घर एक लड़की ने जन्म ले लिया था, मगर अब वे करें भी तो क्या करें। इसलिए फिर उन्होंने बड़े ही दुखी मन से उसे स्वीकार करते हुए उसका पालन पोषण आरंभ किया। लेकिन जब सुमन गरेवाल 10 साल की हुई तो मंत्री जी के घर दूसरी संतान के रूप में एक लड़के ने जन्म लिया और लड़का पैदा हो जाने से मंत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसलिए फिर उन्होंने अपनी बेटी सुमन गरेवाल को अपनी नज़रों के सामने रखना भी गवारा नहीं किया और आनन फानन में उन्होंने सुमन को अपने शहर मुंबई से दूर सूरत शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। इस तरह सुमन गरेवाल 10 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक बोर्डिंग स्कूल से कॉलेज से हॉस्टल के बीच आते जाते जवान हुई। लेकिन वह हमेशा अपने माता पिता के प्यार, स्नेह और उनके आशीर्वाद के लिए तरसती रही। मगर जब भी सुमन का जन्मदिन आता था, यानी 20 दिसंबर को उसका जन्म हुआ था, इसलिए जब भी 20 दिसंबर की तारीख आती तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन लगाकर उन्हें बताती कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज फिर 20 दिसंबर की तारीख थी और सुमन का 24वां जन्म दिवस था, इसलिए अपने हॉस्टल के रूम में उसके बेड के सिरहाने रखी अलार्म घड़ी जब सुबह 7 बजे घनघनाने लगी तो रजाई से निकलते हुए सुमन ने बेड के सामने दीवार पर लगी भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए नमन किया। फिर कुछ देर आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की और उसके बाद तुरंत बेड से उतरते हुए कमरे के कोने में पड़ी टेबल पर रखे लैंडलाइन टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। 2 बार नंबर डायल करने के बाद तीसरी दफ़ा डायल करते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया और हेलो की आवाज़ आई तो तुरंत ही सुमन बड़ी उत्सुकता के साथ बोली, हेलो पापा, मैं सुमन बोल रही हूँ, आपकी बेटी। आज मेरा जन्मदिन है पापा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। दूसरी तरफ से मंत्री जी ने हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब दे दिया, हाँ मालूम है, आज 20 दिसंबर है और तेरा जन्मदिन है, और ये भी जानता हूँ कि तेरे जन्मदिन के साथ साथ ये 20 दिसंबर की मनहूस तारीख भी हर वर्ष आती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए आज भी तू वैसा ही कर जैसा हर वर्ष करती आई है, यानी 2-4 गरीबों को खाना खिलाकर मंदिर चली जा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। फिर समझ लेना कि मैंने भी तुझे आशीर्वाद दे दिया है। बस यही आशीर्वाद सुमन गरेवाल को हर वर्ष उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी से मिल जाया करता था और सुमन को इस बेमन से मिले हुए आशीर्वाद को पाकर ही खुश होना पड़ता था, क्योंकि इसके अलावा वह अपने पापा से कोई और उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। और इसी तरह की परंपरा उसकी मम्मी सविता देवी भी निभाते आ रही थी, क्योंकि उनके पास भी अपनी बेटी से मिलने और उससे बात करने का समय नहीं रहता। इसलिए वे अपने आप को एक बड़ी ही नामचीन और बहुत बड़े सम्मान वाली समाज सेविका माना करती थी और अपने मंत्री पति के नाम और उनके बलबूते पर कुछ ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करके वाही लूटने में व्यस्त रहा करती थी। लेकिन जब कभी भी सुमन का फ़ोन उनके पास आता था तो वे उस पर थोड़ा तवज्जो देते हुए अपने पति की अपेक्षा कुछ नरम लहजे में ज़रा प्यार से बात कर लिया करती थी। सुमन ने अपने पिता से बात करने के तुरंत बाद अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पहली रिंग जाते ही दूसरी तरफ से तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया गया और इससे पहले कि सुमन कुछ कह पाती
दूसरी तरफ से उसकी मम्मी सविता देवी की आवाज़ उसे सुनाई दी। हाँ हाँ, जानती हूँ बेटी कि आज तेरा जन्मदिन है, इसलिए जीती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं तुम्हें 1000 साल जीने की दुआएं नहीं दूंगी, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि भगवान तुम्हें जितनी भी उम्र दे वह खुशियों भरी हो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ बेटी। खैर, अपना ख्याल रखना और अपनी प्रैक्टिस में मन लगाते रहना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। अच्छा, अब रखती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं और कई जगह दौरों पर भी निकलना है। समय मिला तो फिर बात करूँगी, इसलिए अब रखती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। इतना कहने के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया और सुमन जानती थी कि इससे ज़्यादा उसकी मम्मी भी उसे कुछ कहना नहीं चाहती है। इसलिए सुमन को अपने माता पिता द्वारा दिए गए बेमन के आशीर्वादों को पाकर ही संतुष्ट रहना पड़ता था और अब वह इन सब बातों की आदी भी हो चुकी थी। लेकिन अपने माता पिता के व्यवहार और उनके बेमन के प्यार से सुमन अब तक उकता चुकी थी। इसलिए उसे अपने आप से और इस दुनिया से भी नफरत सी होने लगी थी और वह चाहकर भी जीना नहीं चाहती थी। मगर पिछले 3 सालों से उसका छोटा भाई राहुल, जो अब 14 साल का हो चुका था, वह अब सुमन को हर वर्ष उसके जन्मदिन पर उसे फ़ोन करके बधाई देने लगा था। तो सुमन को ऐसा लगने लगा था कि अब वह इस दुनिया में अकेली नहीं है, बल्कि उसका अपना भी कोई है। अपने छोटे भाई राहुल की हमदर्दी और उसके स्नेह को महसूस करते हुए सुमन ने खुश रहना सीख लिया था। वह खुश रहने लगी थी, लेकिन पिछले 1 साल से तो उसकी खुशियों में और भी ज़्यादा इजाफा होने लगा था, क्योंकि पिछले साल से यानी सुमन के 23वें जन्मदिन पर उसकी ज़िंदगी में राज मल्होत्रा नाम का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान चला आया था, जिससे मिलकर सुमन बहुत प्रभावित हुई थी। दरअसल सुमन गरेवाल की सहपाठी सहेलियां आलिया खानम और रेणु अग्रवाल ने राज मल्होत्रा को सुमन से उसके 23वें जन्मदिन पर मिलवाया था। तब से सुमन और भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी और राज मल्होत्रा से मिलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे भगवान ने उसे इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा है, बल्कि उसे भी किसी के लिए बनाकर भेजा है। इसलिए वह अपनी बीती जिंदगी के दुख दर्द भुलाकर राज मल्होत्रा की तरफ तवज्जो देने लगी थी। राज मल्होत्रा सूरत शहर के एक जाने माने डायमंड्स बिजनेस मैन मुकेश मल्होत्रा का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी ज़िंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। यानी घर, बंगला, गाड़ी और बना बनाया एक विशाल बिजनेस एम्पायर उसके पास था। मगर राज मल्होत्रा को एक डॉक्टर बनने की रुचि पैदा हो गई थी, इसलिए उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और उसी कॉलेज में आलिया खानम और रेणु अग्रवाल के साथ सुमन भी अपने मेडिकल कोर्स के प्रैक्टिस को पूरा करने में लगी हुई थी। क्योंकि राज मल्होत्रा सुमन से मिलते ही पहली नज़र में ही सुमन पर दिलो जान से फिदा हो गया था। इसलिए कि सुमन दिखने में खूबसूरत तो थी ही, मगर उसकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देती थी उसकी नीली नीली सी दिखाई देने वाली अद्भुत सी आँखें। यानी सुमन गरेवाल की नीली नीली और अद्भुत सी दिखाई देने वाली आँखें इतनी सुंदर थी कि उस तरह की आँखें हज़ारों लाखों में से किसी एक चेहरे पर दिखाई देती हैं। इसलिए राज मल्होत्रा भी उन आँखों का बेहद दीवाना हो गया था और जब भी सुमन से मिलता तो एक ही बात कहता था, सुमन तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं, इसलिए जी करता है कि इन आँखों में डूबकर मेरे इश्क में हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाऊं। और सुमन प्यार भरा थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए कहती, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए। मगर फिर कुछ सोचते हुए, कुछ उदास होते हुए, जैसे उसे पहले से यह एहसास हो रहा था
कि शायद वह इस दुनिया में ज़्यादा जी नहीं पाएगी। वह कहने लगती, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी ये एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी इन आँखों को किसी ज़रूरतमंद लड़की को दान कराना देना, ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरी ये आँखें हमेशा तुम्हारे सामने रहे। या फिर यूँ समझ लो कि यह मेरे जीवन की अंतिम इच्छा कि मेरे मरने के बाद मेरी आँखें किसी ज़रूरतमंद लड़की को दान कर दी जाए। राज मल्होत्रा ने सुमन की इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए वह हमेशा उसे यह कहकर खामोश कर देता कि छोड़ो ये मरने की बातें, अभी तो हमारी ज़िंदगी जीने की शुरुआत हुई है। अभी तो हमें इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है, इसलिए ज़िंदगी जीने के बारे में सोचो, मरने का ख्याल भी दिल में मत आने दो। मगर राज मल्होत्रा क्या जानता था कि होनी को कौन टाल सकता है, इसलिए वह तो होनी अनहोनी से बेखबर सुमन के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रहा था और सुमन को बहुत ही जल्द अपने माता पिता से मिलवाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लेना चाहता था। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। आज सुमन का 24वां जन्मदिन था, इसलिए उसने फ़ोन पर अपने माता पिता से बात कर उनका मन से दिया हुआ आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और फिर वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। सुमन नहाकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो उसके कमरे में रखे लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी घनाघन उठी। एक पल के लिए उसने सोचा कि इतनी जल्दी सुबह सुबह किसका फ़ोन हो सकता है, मगर फिर तुरंत ही उसे ख्याल आया, हाँ, राहुल का फ़ोन हो सकता है। और उसने तुरंत आगे बढ़कर रिसीवर कान से लगाते हुए हेलो, तो दूसरी तरफ से राहुल की आवाज़ आई, हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सुमन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरे नन्हे मुन्ने भाई, बस एक तेरी ही तरफ से आने वाले फ़ोन का इंतज़ार रहता है, वरना तेरे सिवा और कौन है जो फ़ोन करके मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दे। इसलिए जब तेरा फ़ोन आ जाता है और तेरी तरफ से जब मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई मिल जाती है तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मुझे सब कुछ मिल गया है। खैर तू बता, तू कैसा है और तेरी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ दीदी, और मेरी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही है, पर आप बताओ दीदी, आप कैसी हो? राहुल ने बड़ी मासूमियत से पूछा। सुमन ने एक लंबी सांस लेकर थोड़ा मायूस होते हुए कहा, हाँ बस ठीक ही हूँ, एक बस मम्मी पापा का प्यार और उनका आशीर्वाद नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। राहुल कुछ चिंतित सा होते हुए मगर फिर समझाने के लिहाज से कहने लगा, ओहो दीदी, आप बिना, मैं कितनी बार आपको कह चुका हूँ कि आप इस तरह से दुखी मत हुआ कीजिए, मैं हूँ ना, बस मुझे ज़रा सा बड़ा हो जाने दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूँगा, फिर मेरी ही तरह मम्मी पापा भी आपको प्यार करने लगेंगे। इसलिए तुम इस तरह से दुखी मत रहा करो, क्योंकि तुम्हारा यूं दुखी होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुमन को अपने छोटे भाई राहुल की बड़ी ही समझदारी वाली बातें सुनकर एक बड़ा ही सुकून सा महसूस हुआ, इसलिए वह कहने लगी, ठीक है, तू कह रहा है तो अब मैं दुखी नहीं हुआ करूँगी, लेकिन तेरी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वाकई में अब मेरा नन्हा मुन्ना भाई बड़ा ही समझदार हो गया है। खैर तू अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते रहना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तू मेरी चिंता मत करना। ओके दीदी, बाय। इतना कहने के बाद उधर से राहुल ने फ़ोन कट कर दिया तो फिर सुमन भी रिसीवर रखते हुए फटाफट तैयार होकर मंदिर जाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि सुमन गरेवाल हर साल अपने जन्मदिन के अवसर पर सुबह सवेरे जल्दी उठकर सबसे पहले फ़ोन करके
अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करती, फिर मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें प्रसाद चढ़ाती। उसके बाद अनाथालय जाकर नन्हे मुन्ने बच्चों को मिठाई व चॉकलेट्स वगैरह देकर उनसे प्यार करती। फिर सरकारी अस्पताल जाकर गरीब व बेसहारा मरीजों को बिस्कुट के पैकेट और फल फ्रूट देकर उनकी ढेर सारी दुआएं लेती। इस तरह से सुमन सुबह से लेकर शाम तक अपने जन्मदिन की खुशी में दान, दया और धर्म के ही काम किया करती और फिर शाम को वह अपने कॉलेज, स्टूडेंट दोस्तों और हॉस्टल में साथ रहने वाली अपनी सखी सहेलियों के बीच अपने जन्मदिन का केक काटकर एंजॉय करती थी। आज भी उसका यही कार्यक्रम निश्चित था, इसलिए वह तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए कि तभी उसकी खास सहेलियां आलिया खानम और रेणु अग्रवाल उसके कमरे में चली आई और कमरे में आते ही आलिया खानम ने सुमन को अपनी बाहों में भरते हुए उसके गालों पर एक किस ले लिया और उससे कहने लगी, हैप्पी बर्थडे डियर, मेरी प्यारी प्यारी सुमन जान को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुमन ग्रेवाल आलिया खानम की बाहों से निकलकर सिर्फ थैंक्स ही कह पाई थी कि तुरंत रेणु अग्रवाल ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, विश यू वेरी हैप्पी डार्लिंग, तुम्हारे 24वें जन्मदिन की तुम्हें कोटि कोटि बधाइयाँ। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, एंड वंस अगेन थैंक यू। आलिया खानम ने सुमन के गालों पर एक चुटकी काटते हुए कहा, ना ना मेरी जान, न सिर्फ थैंक यू सो मच कह देने से काम नहीं चलेगा। आलिया खानम का साथ देते हुए रेणु अग्रवाल भी तपाक से बोल पड़ी, हाँ सिर्फ थैंक यू वेरी मच कह देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर साल तो तू सिर्फ केक खिलाकर किन्नी काट लेती है, मगर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आलिया खानम फिर कहने लगी, हाँ क्योंकि आज तो पार्टी होगी, डिनर पार्टी, वो भी एक शानदार होटल में। सुमन असमंजस की स्थिति में पड़ते हुए बोली, क्या पार्टी? डिनर पार्टी? कौन देगा डिनर पार्टी? हाँ मैं कोई डिनर विनर पार्टी नहीं दे रही हूँ, मगर हाँ केक ज़रूर खिलाऊंगी। रेणु अग्रवाल सुमन के बेड पर कोहनी के सहारे अधलेटी होकर बैठकर कहने लगी, अब इतनी भी भोली मत बन यार, सब कुछ पहले से तय कर रखा है और अब हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। क्या तुझे नहीं पता कि तेरा राज यानी मिस्टर राज मल्होत्रा आज तेरे जन्मदिन की खुशी में हम तीनों को शहर के एक शानदार होटल में डिनर पार्टी दे रहा है। सुमन आईने में अपने बालों को ठीक करते हुए कहने लगी, क्यों झूठ बोल रही है यार, राज तो अभी तक मुझे मिला ही नहीं और ना ही अभी तक उसने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दी है, और तू मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है। अरे वाह, बड़ी होशियार बन रही है तू। एक तो राज हमें तेरे जन्मदिन की खुशी में पार्टी दे रहा है और तू अकेले अकेले उसके साथ जाने के लिए उसका खर्चा बचाना चाहती है। सुमन कुछ कहना ही चाह रही थी कि आलिया खानम भी आईने में अपना काजल ठीक करते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं रेणु, सुमन ठीक कह रही है, क्योंकि राज ने सुमन को अभी तक पार्टी के बारे में बताया ही नहीं है। वह तो सिर्फ उसने मुझसे ही कहा है कि आज वह सुमन को एक सरप्राइज़ देने के लिए हम तीनों को डिनर के लिए एक शानदार होटल में ले जाएगा। अच्छा तो ये बात है, चलो यही सही, मगर पार्टी तो होगी ना? रेणु अग्रवाल ने फिर सुमन की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा। बोल सुमन, अब तू क्या कहती है? सुमन थोड़ा सोचते हुए मगर मन ही मन खुश होते हुए कहने लगी, अब मैं क्या बोलूं? राज अगर पार्टी दे रहा है तो हम ज़रूर जाएंगे, मगर हमारी हॉस्टल वार्डन हमें बाहर जाने की इजाज़त देगी तब ना। आलिया खानम
रेणु अग्रवाल के पास बेड पर पसरती हुई कहने लगी, उसकी चिंता तू मत कर, हम तीनों मिलकर मैडम मारिया को पटा लेंगे। सुमन ने अपना पर्स बगल में डालते हुए पूजा की थाली उठाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, अब मुझे मंदिर जाने दो, फिर शाम को मिलते हैं। फिर सुमन पूजा की थाली हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल गई। शहर के एक विशाल मंदिर में भगवान शंकर महादेव की मूर्ति के समक्ष खड़े पुजारी जी को जब सुमन ने पूजा की सामग्री अर्पण की तो पुजारी जी ने माला, धूप, नारियल और मिठाई वगैरह भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए सुमन को आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हें 100 बरस की लंबी आयु दे। फिर सुमन ने भगवान के चरणों में माथा टेकते हुए कुछ देर प्रार्थना की। उसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर वह सीधे शहर के एक अनाथालय जा पहुंची। अनाथालय की मैनेजर आरती देवी सुमन को पहले से जानती थी, इसलिए सुमन के वहां पहुंचते ही लॉन में बैठी मैनेजर आरती देवी ने अपने पास खाली पड़ी कुर्सी पर सुमन को बैठने का इशारा करते हुए लॉन में इधर उधर खेल रहे बच्चों को आवाज़ लगाते हुए कहा। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगले पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।